बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये चैलेंज शदीद तर होता चला जा रहा है। ऑल्दो कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन आलमी दर्जा हरारत में है वो 1% है। 1% कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करता है, मगर इसे बदकिस्मती कह लें या अलमिया कह लें कि पाकिस्तान का शुमार 10 जो शदीद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक उसमें 5वें नंबर पर आता है। और यकीनन ये बात तो डेफिनेटली बहुत ही क्लियर है कि जिस तरह की शदीद गर्मी पिछले साल और इस साल खास तौर पे पड़ रही, पिछले सालों में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद भी नहीं था। कराची की भी बात कर लेते हैं क्योंकि एक माह से शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हुआ हुआ है। और कल की बात करें, गुज़िश्ता कल की, तो 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, बट जो फील्स लाइक था वो 56 था, यानी उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत इतनी महसूस की गई जो शायद पहले कभी नहीं की गई थी। कराची भी हम इस हवाले से बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बात करें कि गुज़िश्ता रात की जो गर्मी थी वो शदीद तरीन थी और गुज़िश्ता रात साल की गर्म तरीन रात को शुमार किया गया है। और नाज़रीन, अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो अगले 25 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जाएगा। और यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक्सट्रीम वेदर पाकिस्तान को फेस करने पड़े, यानी बारिशें जो हैं वो तवक्कुआत के मुताबिक आ रही हैं, तवक्कुआत के बरक्स भी आ रही हैं, साथ साथ उससे सैलाब भी आ रहा है। और अगर हम बात करें इकॉनमी के हवाले से कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को सालाना $1 अरब जो है वो नुकसान दे जाता है, साथ साथ हमें माली नुकसान भी होता है और हमारी जो सेहत के मामला थे वो भी ख़राब होते जा रहे हैं। कल्टिवेशन की बात करें, पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है और उसकी जो पाकिस्तान की जीडीपी में 24% जो है वो जीडीपी ज़रई सेक्टर से हमें आता है। लेकिन एक अफसोसनाक अलमिया ये भी रहेगा कि क्लाइमेट चेंज से जो है वो हमारी जो क्रॉप्स है, हमारा जो ज़रई सेक्टर है वो शदीद मुतासिर होगा। कल्टीवेशन लैंड तो मौजूद रहेगी लेकिन 30% जो क्रॉप्स है उसमें कमी आ जाएगी, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से जाहिर किया गया है। यानी हमें आइंदा आने वाले दिनों में जो फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं, फूड जो शॉर्टेज होगी उसका भी सामना रहेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि दुनिया इसको किस तरह एड्रेस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होता है तो कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करके जो डिफरेंट मेजर्स हैं उनको लेने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो कि प्रोग्राम का हमारा दूसरा हिस्सा रहेगा कि पाकिस्तान को जो एक और चैलेंज का सामना रहा वो दहशतगर्दी का रहा। पाकिस्तान इससे नबर्द आज़मा भी रहा और इसी में हमने शदीद जानी और माली नुकसानात भी देखे हैं। लेकिन इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि KPK में दहशतगर्दी जो है वो तेज़ हो रही है। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में जो है वो इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इसमें 10 फौजी जवान के साथ जो 5 हमारे शहरी हैं वो भी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज भी किया है और मुतालबा किया है कि इन दहशतगर्दों को जो है कैफर किरदार तक लाया जाए, कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी मईशत को लेकर जो इनिशिएटिव ले रहा है उसमें जो टेररिज्म है और क्लाइमेट चेंज है ये दोनों कितना मुतासर कर सकते हैं। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस वक्त महफूज और रसानी, प्रोग्रेसिव फार्मर है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। हमारे साथ मौजूद है महमूद आलम खालिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और कुछ ही देर में हम दीगर मेहमानों को भी जहमत देंगे। महमूद आलम साहब, चूँकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उस वक्त से है क्लाइमेट चेंज में जब शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, दुनिया ने इसको इंडोज भी नहीं किया था, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये अलमिया कब जन्म लिया और इस वक्त क्या दुनिया को इसकी संगीनी का इदराक है और उस तरह से इकदाम लिए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अब आज की जो दुनिया है वो मौसमियाती तब्दीली की दुनिया है। मौसमियाती तब्दीली अब रोनुमा हो चुकी है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो कुर्राए अर्ज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। ये पहला मौका है कि दुनिया के 60% लोगों ने, दुनिया के 60% लोगों ने बेइंतहा दर्जा हरारत का जो है वो सामना किया। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पहले ये होता था कि पाकिस्तान में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी हो रही है, हिंदुस्तान में हो या किसी और मुल्क में। ये पहली मर्तबा हुआ है कि दुनिया के 4 बर्रे आज़म जो हैं वो इससे शदीद मुतासिर हुए हैं। और अभी तक जो है इस सिलसिले में जो हलाकतें हैं वो सैकड़ों में हो सकती हैं, हज़ारों में हो सकती हैं, उसके आदाद व शुमार अभी हमारे सामने नहीं आए। ठीक है। लेकिन 2015 में एक आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जो हर साल होती है उसमें ये तय किया गया था कि दुनिया का जो दर्जा हरारत है
उसको 1.5 डिग्री से बढ़ने नहीं दिया जाएगा और 2 डिग्री तक महदूद किया जाएगा। लेकिन अब गुज़िश्ता कई महीनों से ये हो रहा है, यानी ये मुसलसल 13वां महीना है कि जून का जो महीना गुजरा है वो मुसलसल 13वां महीना था जिसमें दर्जा हरारत ने 1.5 डिग्री को क्रॉस किया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दुनिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश है उसका नाम है मौसमियाती तब्दीली। और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं वो इसका बराह रास्त जो है वो निशाना है। यानी हम वो मुल्क हैं जो दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसों का अखराज कम से कम करने वाले ममालिक में हमारा शुमार होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उन 10 मुल्कों में शामिल हैं जो तवीलुल मुद्दत जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों का बराह रास्त चलिए आपने ये बात की तो इसका जवाब भी आप देते चले कि वजह क्या है कि हम 1% कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करते हैं लेकिन 10 शदीद तरीन ममालिक में शामिल हैं। एक बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि मौसमियाती तब्दीलियां जो है ना इसकी कोई सरहद नहीं है। हमारी एक बदकिस्मती ये है कि हम उन ममालिक के दरमियान हैं जो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का या जहरीली गैसों का अखराज करने वाले सबसे बड़े पोल्यूटर हैं, यानी चाइना और भारत, हम उनके दरमियान बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारे अपने कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है वो ये दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल हमें निशाने पे लिया हुआ है। यानी कई जो बैनुल हुकूमती पैनल है बराए मौसमियाती तब्दीली अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी रिपोर्टें आप उठा के देख लें, दुनिया के जितने मोतबर तरीन इदारे हैं उनकी रिपोर्टें हमें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंतहाई शदीद और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल की तरफ गामजन है। यानी मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ जिस तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान में रोनुमा हो रही हैं वो हमारे लिए सजाए मौत है। यानी दुनिया के बहुत से कम ममालिक आपको ऐसे मिलेंगे या वो गिनती के ममालिक ऐसे मिलेंगे जो मौसमियाती तब्दीली के तमाम मज़ाहिर का मुशाहिदा खुद कर रहे हैं। यानी हम दर्जा हरारत का मुशाहिदा कर चुके हैं और कर रहे हैं, हम सैलाबों का मुशाहिदा कर रहे हैं, हम जो है वो लैंड स्लाइडिंग का मुशाहिदा कर रहे हैं, हम ग्लेशियर पिघलने का मुशाहिदा कर रहे हैं, हम हर वो जो मौसमियाती तब्दीली का मज़हर है उसका सामना हमारे मुल्क के शहरी जो है वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है। ठीक है सर। महफूज साहब, अब जैसे कि एडीबी की भी एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को जो है आलमी औसत से कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ेगी पाकिस्तान में, और ये जैसे इन्होंने कहा मुशाहिदे की बात की, हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो क्या पाकिस्तान ने मौसमी तब्दीली के हवाले से कभी कोई तैयारी की? मतलब ये जब हम 2 दहाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है इससे भी पहले की बात है कि ये अलार्म बजना शुरू हो चुका था। बिल्कुल, देखें इशू ये है कि एक तो हमारे अपने अमाल हैं और उसमें हमने जंगलात की बेतहाशा कटाई की, और यहाँ पे फिर आपको पता है कि सेमी एरिड जोन भी है, एरिड जोन भी है, फिर हमारे पास 3 दुनिया के सबसे जो है ऊंचे पहाड़ों के सिलसिले, हिंदू कुश, हिमालय, और हमारे जो यूँ समझें कि बर आज़म की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में एक तरफ हमारा अरेबियन सी है और फिर हम जो यहाँ पे इरिगेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क जो करते हैं, तो ऑलमोस्ट समझे कि 70% ऑफ जो लैंड है वो अनऑडिटेड होती है हमारे पानी से। इसका मतलब है कि उसकी एवोपरेशंस भी होती हैं। फिर ये है कि अगर आपके कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है और वो दुनिया में मूव कर रही है, उसके क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे काफ़ी अच्छे से इस वक्त देखें कि जो स्मॉग का प्रॉब्लम भी है वो इंडिया का प्रॉब्लम भी है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम भी है, और ये चीज़ बढ़ती भी चली जा रही है। और ये चीज़ आप आया है, सामने है कि एक चीज़ों का जो इफेक्ट है वो आपके सामने आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी और मुल्क की जो है वो पेशखेमा उनके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने या जो हम ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कोई इफेक्ट है, मगर हमारे अपने कोई भी हमने एक्शन नहीं लिया। बदकिस्मती से परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में महमूद साहब तो यकीनन जेन्युइन काम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सा ऐसा काम हुआ जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, यानी सिर्फ फंडिंग के लिए, NGOs की फंडिंग के लिए इस किस्म की चीज़ों को उठाया गया कि जो
कट पेस्ट वाली तो कही जा सकती है, लेकिन हमारी इंडिजीनियसली उसकी रिसर्च में उसका कोई चीज़ शामिल नहीं थी कि क्या चीज़ थी, किस चीज़ का इफेक्ट था और वो हम क्या चीज़ करें तो वो करेगी। तो ये अलमिया है कि हमारे पास न सिर्फ ये कि रिसर्च की कमी है, साइंसदानों की कमी है, कैपेबिलिटी की कमी है, और इन सारी चीज़ों को तखमीना लगाना या उसकी असेसमेंट करना, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने अभी तक आंखें खोली हैं इस चीज़ के हवाले से। और अल्लाह खैर करे कि ये चीज़ें जो लीनो इफेक्ट्स और ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर कंटिन्यूस इस साल भी बड़ा खौफनाक सूरत हाल हो सकती है जी। जो बताई जा रही है मानसून के हवाले से कि प्रेडिक्शन जो थी शुरू में तो बहुत ही यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन थी, और इस वक्त भी जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड में आया हुआ है। तो हम ये 2020 के फ्लड के बाद और 2022 के रेन के बाद हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो कोई 20-25 अरब डॉलर का लॉस करें और 3 करोड़ लोग डिस्प्लेस हों, यानी 2000। तो मुझे नहीं पता कि क्या अलमिया हमारे हुकूमतों को और क्या अलमिया क्या सूरत हाल हम लोगों को यानी कि उजागर करेगी इस चीज़ को कि हम इस चीज़ के बारे में, मैं इस चीज़ के बारे में मुतमईन नहीं हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट ने अभी के नहीं शुरू से लेकर अभी तक इस चीज़ को सीरियस लिया। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, बात वही आ जाती है कि यकीनन बैक टू बैक इतने चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं कि हर जगह पे वो यकीनन बैलेंस करके चलना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो क्लाइमेट जस्टिस के लिए हर फोरम पर बात भी की उन्होंने, और इंडोर्स भी किया दुनिया ने। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे विजिट किया और दुनिया को बावर कराया कि वाकई पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। इस वक्त यूनेस्को के मुताबिक जो है वो जो क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान सालाना जो है अपनी जीडीपी का 9% खो रहा है। और हम जिस तरह के मैंने शुरू में भी बात की कि जो ये क्लाइमेट चेंज है इससे हमें सालाना 1 अरब डॉलर का जो है हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को रखे इन कौमी मालियाती पॉलिसी या कौमी पॉलिसी बनाई गई इस हवाले से कहाँ पे आपको रुकावट महसूस हो रही है? क्योंकि ये बॉर्डर से पहले जो है वो, क्योंकि मैं आगे बात करूँगी फूड सिक्योरिटी के हवाले से, फूड क्राइसिस के हवाले से, जिसके और भी सरकमस्टांसेस रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन की जंग रही है, सप्लाई चेन का मुतासर होना, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किस हद तक कोशिश कर रहा है और कितना कामयाब हो सकता है? देखिए, एक जल्दी से मैं आपको ये बता दूं, आपने कहा ना कि ये 1960, 1970, उसके बाद 1980, उस वक़्त से ये मामला दुनिया के सामने आना शुरू हो गया था और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा काम हो गया था। लेकिन असल जो इसका वो हुआ था वो 2015 में जो क्लाइमेट चेंज पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये तय हुआ था। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना 2 चीज़ें हैं। एक तो दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा अखराज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो हमारे जैसे ममालिक हैं जो इसका खमियाजा भुगतते हैं। और ये जितनी भी कॉप्स होती हैं आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, उसमें बाकायदा इसके ऊपर जो है वो बहुत ही शदीद तनाज़ात पैदा होते हैं कि जब हमारा नंबर आया है तो आपने कहा है कि जनाब इस पर भी पाबंदी लगाओ, इस पर भी पाबंदी लगाओ, और आप इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो आपने तरक्की की मनाजिल तय की हैं। अच्छा, पाकिस्तान 2010 के बाद से जो है वो मुसलसल जो है वो इसके बेपनाह नुकसानात को का जो है वो सामना कर रहा है। ये आपने 1 अरब जो है वो कहा है ना, ये मुख्तलिफ फिगर्स हैं, यानी ये 3 अरब तक भी जो है वो ये फिगर जाती है। लेकिन इसके असल नुकसानात का अंदाज़ा जो है वो अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पे हमारे पास ऐसी रिसर्च रिपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के हर शोबे में जो है वो नुकसान उनका हो रहा है। यानी अगर हम 2022 को देखें तो 30 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे गए, इसी तरह 2010 में, तो ये बहुत बड़ा वो है। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट भी, इससे पहले नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने भी जो है वो अपने तौर पे इकदाम लिए थे, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो है सियासी जो है वो इन मामलात को ऊपर नहीं आने देता जो हमारी बका का मसला है। यानी हम इसी में लगे रहते हैं, वो पकड़ा गया, उसको अंदर कर दिया, उसको बाहर कर दिया, की जो पॉलिसियां हैं उनके तसलसल का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जिसमें जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए कि वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बुनियादी पॉलिसियां जो है वो बनाए और उस पर अमल दरामद करवाए, क्योंकि ये हमारी बका का मसला है। अगर एक सैलाब और आ गया
तो $30 बिलियन वो हुए, और ये वो तो हम तो कोई भी हुकूमत जो है IMF से 10 मरतबा कर्जे ले ले वो फिर से फर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की, बड़े वैलिड पॉइंट्स रहे आपके महमूद साहब। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट आबादगर बोर्ड सिंध महमूद नवाज शाह साहब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। यकीनन दुनिया तो इसको फेस करे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक तरक्की पजीर मुल्क में शामिल होता है, और सबसे बड़ा कि जितने चैलेंजेस को फेस कर रहा है उसमें यकीनन सबसे बड़ा अगर मईशत में हम देखें जो नुकसान पहुंच रहा है जिससे, वो क्लाइमेट चेंज ही है। आप क्या समझते हैं कि मौसम की जो तब्दीली है वो खुराक के बहरानों को किस तरह उजागर कर सकती है या उसको मुतासिर कर रही है, किस हद तक? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि ये बात अया हो चुकी है और सब एक्सपर्ट्स इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि इस क्लाइमेट चेंज का अगर किसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होने लगा है तो वो ज़राअत के ऊपर होने लगा है। और ये बात बड़ी नेचुरल सी भी है, रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जब आप एग्रीकल्चर के अंदर हैं तो 6 से 12 महीने का कन्वर्जन टाइम्स होते हैं, आप नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें अगर एक्सट्रीम इवेंट्स का आकरेंस होता है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करती है। आजकल हम अभी जैसे बात कर रहे हैं इस वक्त तो टेम्परेचर 39-40, लेकिन हीट इंडेक्स कोई 60-61 को पहुंचा आया हुआ है। तो जितनी भी आपकी क्रॉप्स इस वक्त आपकी लगी हुई हैं, ना सिर्फ ये कि उनको जिन टेम्परेचर्स की जरूरत है उससे बहुत ओवर एंड अबव है, और इसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो यील्ड है, उन सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि आगे आने वाले वक्तों में इसका पता लगेगा। ये एक बात हो गई। दूसरा मसला ये आता है कि आपके जो पेस्ट और डिजीज लगते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। इस साल पंजाब की क्रॉप तकरीबन आमों की आधी है क्योंकि वहां पर पेस्ट अटैक सीवियर हुआ है वेदर की वजह से। वही बात लास्ट ईयर सिंध में हुई थी। तो आपको ज़राअत के ऊपर इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर आते हैं। और अगर आपके जैसे फ्लडिंग हो जाए 2022 में हुई थी तो आपकी दरियाई फ्लडिंग नहीं थी, ये तो बलोचिस्तान से पानी आया और चूंकि डिफरेंट जगहों पे ब्लॉक हो गया, सिंध के वाटरवेज ब्लॉक थे तो उन्होंने एक तबाही मचा दी। अब बात सारी ये है कि देयर आर सम थिंग्स जो क्लाइमेट चेंज में आप कर सकते हैं, देयर आर सम थिंग्स व्हिच वे आर वेरी एक्सपेंसिव। द थर्ड थिंग इज कि तीसरी चीजें आप कर सकते हैं। आपने जो सारी बातें की रिगार्डिंग कॉप्स और डिमांड और पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट बजा है ये बात, लेकिन आजकल वो लोग ये भी डिमांड करते हैं कि ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये भी आप बताइए कि आपने इस सिलसिले में क्या प्रिपेयर्डनेस की, आपके पास कोई प्लान है इस चीज का, तो वो ये गुफ्तगू भी करते हैं। तो पाकिस्तान एज अ फूड सिक्योरिटी के हिसाब से जनरली एंड एग्रीकल्चर इज राइट नाउ इन द टाइट स्पॉट और उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो महमूद साहब ये तो बड़ी आपने जो पॉइंट्स थे वो तो दिए, लेकिन और कौन कौन से आप समझ रहे हैं कि हमसे कोताहियां हुई है, नेग्लिजेंसी हुई है, हमारे अपने अंदर क्या खराबियां नहीं जिससे हम इतना जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहे हैं, स्पेशली हमारी जो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि दुनिया जो है फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी को दूसरे नंबर पर रख रही है, हमें तो अभी इस वक्त दहशतगर्दी का भी सामना है, फिर फूड सिक्योरिटी का भी के इशूज आने शुरू हो चुके हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह इसको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, फूड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर वो ममालिक जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनकी ज़राअत 3 से 3.5% से ज्यादा एग्रीकल्चर का जिनके शेयर नहीं है, वो भी आजकल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस, और वो लंबी बात है, वो बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत क्रिटिकल हो गया इवन मईशत के लिए। लास्ट ईयर अगर सिर्फ ज़राअत ने 6.1% ग्रो किया तो जैसे पूरी मईशत को कुछ ना थोड़ा बहुत सहारा मिल गया। 3 से 4 अरब डॉलर का एडिशनल आपका पिछले साल से इनपुट आ गया। आपने बात कोताहियों की मेरे ख्याल में बात ये करनी चाहिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो वो ये कहेंगे हो रहे हैं नहीं हो रहे, गर्मी हो गई सर्दी हो गई। दे आर नॉट कनेक्टिंग इट टू एग्रीकल्चर। अगले सालों में क्या होने लगा है और इसको हम एग्रीकल्चर में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें और स्ट्रैटेजीज बनाएं। स्ट्रैटेजीज से मुराद ये दुनिया में जो रिसर्च चल रही है कि किस तरह से जो सकते हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हो, थोड़ा बहुत पानी के रेजिस्टेंट हो, आपकी जो चीजें बन रही हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से स्टोर कर सकें, और इस तरह की कुछ चीजें हैं, बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें
जो कि रिस्क मिटिगेट करती है, रिस्क को खत्म नहीं करती। आज भी हमें ये नजर आ रहा है कि सूबे को और वफाक को आज भी बैठ के इस चीज के ऊपर गुफ्तगू करके और आगे की बात करनी चाहिए, जो कि इस तरह से हो नहीं रही जिस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, एक और बड़ा इशू भी ये है, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लें और आपका जवाब भी सुन लें, कि इस वक्त जो पानी का शॉर्टेज हमें, मतलब पूरी दुनिया को, एक तो अभी वो भी एक हमें नज़र आएगा, इस वक्त क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान में गर्मी में इजाफा भी हो रहा है और पानी की कमी का खतरा भी है। जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो सबके सामने है, सैलाब की सूरत हाल है, फिर खुश्क साली हो जाएगी। तो क्या लग रहा है इसको किस तरह टेक्निकली तौर पर इसको हैंडल करे हुकूमत? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ज़राअत में जितना पानी वो इस्तेमाल करते हैं उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है और हमें वाटर एफिशिएंसी और वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करना चाहिए। आसान काम नहीं है, दुश्वार काम है, कैपिटल इंटेंसिव काम है, लेकिन दुश्वार है। लेकिन इस काम जब तक हम नहीं करेंगे, पानी को बचाएंगे नहीं, बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दीगर जो गुफ्तगू है कि कैनाल बना लें, डैम बना लें, इसके लिए तो ना हमारे पास पानी है ना इससे पानी बचेगा। आज आप रीजन में हिंदुस्तान देखें, चाइना देखें, सबसे ज्यादा पर केजी क्यूबिक मीटर वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 0.13 केजी पर क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करते हैं, हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता है, अमेरिका उस गुफ्तगू और उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि हम पानी को बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी पॉपुलेशन के लिए भी पानी अवेलेबल हो और ज़राअत के लिए भी वाफिर मिक़दार में पानी अवेलेबल। बहुत शुक्रिया महमूद नवाज साहब, आपने वक्त दिया। सर आपसे इसी का जवाब ले लूँ मैं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है कि पानी के ज़खायर हमारे बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीनी पानी ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो ज़मीनी पानी इस्तेमाल करने का जो रुझान है, इससे मुस्तकिल तौर पर हम किस तरह के दबाव का शिकार होंगे? देखिए, बात यह है कि 130-135 मिलियन एकड़ फिट पानी आपको जो है वो दरिया का सिस्टम देता है और लगभग तकरीबन कोई 100 मिलियन एकड़ फिट का जो है वो तखमीना है कि हम अंडर वाटर जो है। तो ये जो आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर का दो तरीक़ेकार होते हैं कि ये जो एक तो रिचार्जेबल होता है, एक एक्वीफायर होता है कि जो कि हज़ारों सालों से कुदरत ने उसको ट्रैप किया होता है। तो रिचार्जेबल जो जहाँ तक होता है वो 30% है, 70%। ये चीज़ भी सोचने के काबिल है कि एक चीज़ हम जो है ज़मीन से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक किस्म की मादनियात हैं, हम उसको किस चीज़ की, यानी उसका इस्तेमाल कितनी वैल्यू एडिशन में कर रहे हैं। अब मिसाल तौर पे आपकी जो सीड्स हैं या आपकी जो कल्टीवेशन के जो तरीक़ेकार हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड है। बिल्कुल वो आप किसी भी तरीके से दुनिया के अगर आप चले जाएं तो उसमें आप इकोनॉमिकल अगर एडवांस कोई भी हमारा कल्चर नहीं है, एडवांस कल्चर। अब ये है कि ये चीज़ क्योंकि लाखों लोग कर रहे हैं और लाखों करोड़ों एकड़ों पे हो रही है, छोटे छोटे पैमाने पे हो रही है, तो इसमें जो है मैं बड़ा पुरुमीद हूँ जो हमारा अभी ये कदम उठाया गया SIFC वाला जी, कि इसके यानी एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप बहुत, हालांकि शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगे कि जी आप इस किस्म की बात करते हैं कि छोटी जो है वो हमारे लोग जो हैं उनके पास और तो कोई है ही नहीं, वो ज़राअत ही करेंगे। अगर आप बड़े बड़े 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार और 20-20 हज़ार एकड़ के फार्म लगा देंगे और कॉर्पोरेट जो है वो फार्मिंग करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मॉडल बनने अब ज़रूरी है ताकि आप पानी की एफिशिएंसी भी उसमें जो है सबसे बेहतर कर सकें, आप वैल्यू एडिशन भी अच्छी कर सकें और आप जो है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जिसके इस्तेमाल से आपको बेहतर प्रोडक्शन मिलती है और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। मिसाल तौर पे अगर आप 1 लीटर वाटर पे कितनी प्रोडक्शन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप बहुत बड़ी एक जो है ना वो एक इस किस्म की रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे आजकल के दौर के हिसाब से, हो सकता है किसी ज़माने में एग्रीकल्चर में कोई रेवोल्यूशन आई हो कि आपने जो है वो ज़मीनें कम कर दी या आपने जो है वो हारी सिस्टम बना दिया या आपने जो है वो लैंड रिफॉर्म्स ले आए, वो अपनी जगह पे उसकी एक अलग डायमेंशंस थी। लेकिन एग्रीकल्चर को अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनना पड़ेगा और उसमें यही है कि जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं उसमें यही है कि आपके जो है वो पानी की यूजेज की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी या कितनी उसकी एफिशिएंसी आती है, सीड जो आप डेवलप कर रहे हैं उसका पर एकड़ यील्ड क्या आती है, जो प्रोडक्शन आ रही है उसकी चाहे वो आप प्रोसेसिंग लगा दें या उसकी अपनी जो है वैल्यू क्या है, इसका मतलब है कि उसकी भी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ के बाद ही लाई जा सकती थी कि जिसका
यानी कि डायमेंशंस बढ़ी हों, और वो डायमेंशन मेरे ख्याल में जो है ना वो SIFCs जो है वो जो प्रोग्राम दिया गया है इस वक्त जो ये फंड बनाया गया है और ये कमिटीज़ बनाई गई हैं और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी उसके अंदर आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रही है और इस किस्म की जो है वो। तो महमूद साहब, आप इस कैसे देखते हैं इन इकदाम को? अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हम ज़राअत में खुद कफील होने के बावजूद जो है वो ग़िज़ाई जिनास दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। हमारा अपना अपग्रेडेड सिस्टम कोई नहीं, हम पुराने निज़ाम पे चल रहे हैं। वेदर रेजिस्टेंस सीड्स तक हम उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकी आज तक। तो ये जो SIFC के तहत जो काम हो रहा है जिसमें 500 अरब रुपए के हिसाब से कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसकी बात की महफूज साहब ने, ये तमाम इकदामात, लेकिन इनका इम्पैक्ट कितनी जल्दी आएगा? ये काम शुरू तो हो चुका है। हमारे यहाँ जो है कवानीन मौजूद हैं और हर किस्म के कवानीन जो हैं वो हमेशा से मौजूद रहे हैं, लेकिन उन पर जो अमल दरामद के मामलात होते हैं ना वो आके जो है वो कहीं अटक जाते हैं। देखिए अभी जो है वो ज़राअत की बात हो रही थी, ये हकीकत है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़राअत को और पानी को दोनों को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। यानी अभी एक हफ्ते पहले की ICI मॉट की रिपोर्ट है कि हिमालयन जो ग्लेशियर हैं वो वहाँ से 12 दरिया तकरीबन निकलते हैं जो दुनिया के ख़ित्ते के मुख्तलिफ, उसमें हमारा दरिया सिंध भी है। वहाँ जो है वहाँ रवा साल जो अभी तक जो बर्फ़बारी हुई है वो इंतहाई कम हुई है और दरिया सिंध को जो बर्फ़बारी के नतीजे में जो पानी मिलना होता था वो 23% कम मिला है। अब जाहिर है हमारा जो सिंध तास है ये ज़राअत का सबसे बड़ा पानी का जो है वो मंबा है। अब उसको जो है वो 23% पानी कम मिला है तो उसके सारे इम्पैक्ट जो है वो ज़राअत पे ही आएंगे। लेकिन एक ये भी हमारी बदनसीबी है कि दुनिया ने अब ज़राअत में पानी का इस्तेमाल कम से कम करना शुरू कर दिया है जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, लेकिन हम अभी तक 90% पानी जो है अपना वो ज़राअत में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें जो है लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव वही जो प्राइम मिनिस्टर साहब का है वो ट्यूबवेल्स को जो शमसी तवानाई जी बिल्कुल, ये उस तरफ हमें जाना होगा। उसके अलावा जो है वो हमारे पास चाराकार नहीं है कि हम जो है वो ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएं, वरना हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात। यानी अभी जो 2024 की जो ग्लोबल जो रिपोर्ट आई है फूड क्राइसिस 2024 जो आई है उसमें उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 18 लाख अफराद जो है वो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए हैं, जबकि इससे पहले जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह चुका है कि 20% लोग जो हैं ऑलरेडी इस मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तो अब ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि इसके लिए जो है ना मैं बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। और फिर मैं वही कहूँगा कि हुकूमतें इस साइड पे आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये जो अदम इस्तेहकाम जो सियासी लड़ाइयाँ हैं वो इस एजेंडे को जो है वो मुकम्मल नहीं होने देती हैं। ठीक है महफूज साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं जिस तरह महमूद साहब ने भी बात की कि हम इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसको एड्रेस भी करने की कोशिश की जा रही है। हम एक तरफ SIFC के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ भी जा रहे हैं, हम ग्रीन इनकलाब की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से आप समझ रहे हैं कि अभी भी हमारी बेहतर क्रॉप्स है? जैसे कि चावलों में हम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, 4थे नंबर पर हैं, और कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिनमें हम अभी जो है एक्सपोर्ट के मतलब वो कहते हैं ना कि लेवल पर हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ये जो क्लाइमेट चेंज से हमारी इजनास मुतासर हो रही है कौन कौन सी है वो? देखिए एक चीज़, एक तरफ तो हमें अपने मसाइल हमने डिस्कस किए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इतना ब्लीक नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों में दुनिया को लीड करते हैं। तो चावल में भी हम लीड करते हैं, कॉटन में भी किसी ज़माने में हम लीड करते थे जब 12 मिलियन बेल्स हम कर रहे थे और हमारी प्रोडक्शन 15 मिलियन बेल्स तक की भी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला हुआ कि हम उसमें कोई 6 मिलियन बेल पे चले गए। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि हम प्याज तकरीबन कोई $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। इस तरीके से चावल हमारा कोई $4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। इस तरीके से चीनी इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही है। इस वक्त हमें जो है वो कुछ गलत फैसले ज़रूर हुए थे, लेकिन गंदम के हवाले से हम कोई 28 मिलियन टन जो है वो हमारी गंदम की जो है जो कि हमारी अपनी ज़रूरियात से कोई 2 मिलियन टन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया जाए, पॉलिसी सही बनाई जाए। महमूद साहब सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर स्टेबल होंगी और वो सही डिसीजन लेंगी। अब ये पैदर पे आप केयर टेकर गवर्नमेंट आई, फिर शहबाज शरीफ आलिया आए,
फिर आपने ये देखा कि ये आपकी जो आपने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, ये भी उनको जाता है, पीपल्स पार्टी को भी जाता है, इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को तो मनवाया कि जो अमेरिकन ने खुद ने कहा कि जी आप लोगों का कसूर नहीं, हमारी वजह से आप लोगों को नुकसान हुआ है, लिहाजा हम आपको इतना जो है वो एक्सटेंड करते हैं सपोर्ट। तो बदकिस्मती है कि वो इतनी मटेरियलाइज नहीं हुई और लोगों जो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा अलमिया था तो उसको एड्रेस नहीं किया जा सका, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमें क्रॉप्स के हवाले से, और ऐसी क्रॉप्स जो पाकिस्तान में होती हैं और मगर वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई हैं, तो अगर इस किस्म की चीज़ें आप करेंगे, मिसाल तौर पे अभी सोशल मीडिया पे कटहल फ्रूट का काम चल रहा है, तो कटहल हमारे यहाँ बड़ा अच्छा होता है। इसलिए अगर आप थाईलैंड चले जाएं और चाइना चले जाएं तो वहाँ उनके जो ये तो जैक फ्रूट है, लेकिन दूसरा उनका दुरियान के नाम से जो इसी फैमिली का एक वो है, वो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट। तो इस किस्म की चीज़ें हो सकती, इस तरीके से पाइनएप्पल हो सकते हैं, इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी इतनी ज्यादा वैल्यूबल चीजें, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन होना जरूरी है, गवर्नमेंट सपोर्ट होना जरूरी है और एक किस्म की फॉर्मल मार्केट। $100 अरब की जो है यहाँ से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, हमें टेलीफोन लाइन पे जवाद मेमन, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, यकीनन ये लम्हा फिक्रे भी है, अलमिया भी है, कुछ बरसों से इंतहाई नोयत का जो ये एक्सट्रीम हम क्लाइमेट देख रहे हैं, ये आज के दौर के लिए तो चलो सही है, लेकिन आने वाले दौर में आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल और खराब होगी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और पिछले कई सालों से जो है वो हम देखते चले आए हैं, बताते चले आए हैं और अब हम इसे फिजिकली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ हमारे यहाँ कोई भी सीजन हो, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिशें हो, इवन के ड्राउट का भी जो सीजन हो, वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। आने वाले सालों में जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबली टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जो वेदर पैटर्न्स ओवरऑल पूरे ग्लोब के ऊपर जो इस वक्त चेंज हो रहे हैं, ये इस बात का क्लियर साइन है कि आने वाले सालों में हर गुजरते साल के साथ जो है वो किसी भी किस्म का वेदर हो, किसी भी किस्म का सीजन हो, वो एक्सट्रीम होता चला जाएगा। ठीक है, तो साहब कल अगर कराची के हवाले से टेम्परेचर की बात की जाए तो क्या फिनोमेना रहा? कल की कह रहे हैं कि रवा बरस की गर्म तरीन रात का रिकॉर्ड कायम कर लिया 17 जुलाई। मतलब क्या नजर आ रहा है? यही लो प्रेशर है जो जुनूब मशरिक में जो एक्सट्रीम भी, मतलब ये जो हमें नजर आ रहा था कि ब्रिज कर गया था ये? बिल्कुल, देखें ये कराची से थोड़ा सा दूर बहरा अरब में एक सर्कुलेशन बनी हुई है, जिससे पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से जो है वो शहर में समंदरी हवाएं जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। साथ ही साथ अगेन जिस तरह हमने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी के जो सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो इस साल इतने ज्यादा हैं, मामूल से इतने ज्यादा हैं कि उसकी वजह से एवेपोरेशन और जो ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं वो इंतहाई ज्यादा इस साल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अगर हम पिछले 2-2.5 महीने से, जब से गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, अगर हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करें तो इस साल जो है वो फीस लाइक यानी कि जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत है वो इंतहाई ज्यादा है। अक्सर इलाकों में ये 50 डिग्री, 55 डिग्री और जो समंदर के करीब इलाके हैं यहाँ तो 58-60 डिग्री तक भी जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। जून के लास्ट वीक में भी हमने देखा था कि लो प्रेशर आया था और इसी तरीके की सिचुएशन थी। कल भी जो है वो इसी तरीके की सिचुएशन रही कि एक तो ये लो प्रेशर की वजह से समुद्री हवाएं बिल्कुल रुकी हुई थी, दर्जा हरारत जो दिन के टाइम पे था वो 40-41 था और जो फीस लाइक टेम्परेचर जो बाकायदा ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है हमारे मौसमियात की जानिब से वो 56 डिग्री था शहर कराची में। यानी कि आपकी बॉडी को जो टेम्परेचर फील हो रहा है वो 56 डिग्री के करीब था। उसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से जो है हमने काफी सारे केसेस भी देखे, हीट स्ट्रोक के जो रिपोर्ट हुए। ये जो सिलसिला है ये जब तक ये सर्कुलेशन, ये हवा के कम दबाव मौजूद हैं, आने वाले 2 से 3 दिनों में ये मजीद इसी तरीके से मिला जुला रुझान रहेगा। थोड़ी बहुत क्योंकि सर्कुलेशन वीक हुई है तो इस वक्त अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शाम से जो है वो शहर कराची में बहुत मामूली सी समुद्री हवाएं जो है वो शुरू हुई हैं। अच्छा, तो ये बारिश का क्या नजर आ रहा है? बड़ी प्रिडिक्शन की जा रही थी, 2 जुलाई से हम इंतजार कर रहे थे कि अब बारिश हो रही है, कल बारिश हो रही है। ये मानसून की बारिशें तो मुल्क भर में शुरू हो चुकी है, कराची में क्यों नहीं हो रही उस तरह से? देखें, कराची समेत सिंध के इस वक्त काफी सारे एरिया जो है ना वो बड़े शहर स्पेशली हैदराबाद, मीरपुर खास, ये फिलहाल बारिशों से जो है वो महरूम है। यहाँ पे अभी तक कोई बड़ा स्पेल नहीं आया है। टेक्निकली अगर इसकी वजूहत देखें तो ईरान के ऊपर पिछले कई दिनों से जो है वो एक हाई प्रेशर सिस्टम मौजूद है
जिसकी वजह से जो मॉनसून की जो हवाएं होती हैं, जो प्रॉपर मॉनसून की हवाएं होती हैं, वो अब तक हमारे कराची और इसके आसपास के जो बड़े शहर है यहाँ पर अभी तक सेट नहीं हो पाई हैं। जो पैटर्न सेट होता है, हवा के कम दबाव होते हैं, उसके ज़ेर असर जो है वो बारिशें होती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज रात से जो है ये हवा का जो ज्यादा दबाव है, ये हाई प्रेशर सिस्टम, ये पीछे हटना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि 19 से 21 से 22 तारीख तक जो है वो सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है वो अच्छी बारिशें होंगी। शहर कराची के हवाले से बात करें तो फिलहाल जो ऑब्जर्वेशन नजर आ रही हैं वो अक्सर इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि तेज बारिश के जो है वो फिलहाल इम्कानात इस स्पेसिफिकली इस स्पेल के अंदर जो है वो लिमिटेड हैं, 20-30% है फिलहाल। लेकिन जैसे जैसे ये हाई प्रेशर इसके इफेक्ट कम होंगे आने वाले हफ्तों में, जुलाई के आखिरी हफ्ते में, अगस्त में जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक के बाद एक हवा के कम दबाव आएंगे और जो मानसून की बारिशें जिसका कराची वालों को बहुत ज्यादा इंतजार है, इंशाल्लाह वो जरूर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जवाब मेमन साहब वक्त देने के लिए। मेमन साहब, अब वही बात है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कराची में बारिशें कब हो, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि हम कराची में इतना ज़्यादा जो वो कहते हैं ना ह्यूमिड और ये सारा कुछ है। एक तो ये कि इस शहर को बिल्कुल ही जो है ना वो कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है, इतनी ज़्यादा रिहायशी स्कीमें आ गई हैं और वो ज़रूरी स्कीमों पर भी है, पहलते एक्सटेंड ही करती चली जा रही है। ये हमने अपना वो कहते हैं ना कुछ सानू मरंदा शौक भी से, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से, ये सानू मरंदा शौक में कितना हमारा अमल दखल है? ये जो क्लाइमेट चेंज है ये है ही हम इंसानों की सरगर्मियों के नतीजे में जो कुछ हम कर रहे हैं इस कुर्रा अर्ज़ के साथ, तो ये उसके नताइज हैं। अच्छा, कराची शहर को हमने अब बना दिया है हीट आइलैंड, जिसको कहा जाता है आग का शहरी जजीरा, तो ये अर्बन हीट आइलैंड बन चुका है कराची शहर। और 1960 के बाद कराची शहर में दिन का दर्जा हरारत जो है वो 1.4 डिग्री बढ़ा है और रात का जो टेम्परेचर है वो 2.6 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है। और दुनिया के, जिसमें बैनुल हुकूमती पैनल बनाया मौसमियाती तब्दीली से लेकर दुनिया के तमाम बड़े तहकीकी इदारे जो हैं उनकी ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि पाकिस्तान के दर्जा हरारत जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो कराची का दर्जा हरारत बढ़ेगा। हमने इस शहर को जो है वो कंक्रीट का एक जंगल बना दिया है, हमने यहाँ से जो है वो सब्ज़ा ख़त्म कर दिया है, हमने यहाँ से कच्ची ज़मीन ख़त्म कर दी है। यानी आपने चंद सालों से देखा होगा कि इस कराची शहर में जो है वो अब कच्ची ज़मीन मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पे टाइलें लगा दी जाती हैं। कराची के आप बड़े स्कूलों का कर लें, गवर्नमेंट स्कूल जिनके पास जगह है वहाँ टाइलें लगी हुई हैं, यानी हमने कच्ची ज़मीन ख़त्म कर दी। तो ये जो है वो सारे मामलात हैं। इसके साथ साथ जो हमारा व्हीकल है कराची शहर में जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि 60% जो है जो कार्बन का अखराज हो रहा है कराची में, वो उसका जिम्मेदार जो है हमारा व्हीकल्स है, हमारी ट्रांसपोर्ट है। तो ये शॉर्टली बता दीजिएगा कि हम सेफ किस तरह कर सकते हैं कराची शहर को, क्या इकदाम लिए जाएं? देखिए, एक तो इंडिविजुअली भी बताइएगा। एक तो ये है कि कराची शहर में सबसे पहले आपको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने होंगे कि ये कराची के जो इलाके हैं ये हॉट स्पॉट हैं, वहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर शजरकारी करना होगी। और शजरकारी का मतलब ये नहीं है कि आपने पौधा लगाया, तस्वीर खिंचवाई, आप चले गए, उसकी 1 साल तक जो है आपको देखभाल करनी होगी। इसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सैकड़ों बसें चलानी होंगी। ठीक है, चलें, ये तो एक क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज तो है नाज़रीन, लेकिन साथ साथ जो दहशतगर्दी का चैलेंज है वो भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। और पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के लिए अपनी जानें और जो माली नुकसान है वो बर्दाश्त कर चुका है, लेकिन आखिरी दहशतगर्द तक जो है वो पाकिस्तान इस जंग में कायम रहेगा और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है और बंदूक हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज भी किया गया और मुतालबा भी किया गया है कि मौसर कार्रवाई की जाए। और अफगान हुकूमत को कहा गया है कि इन तमाम मामलात के पीछे जो है जो भी दहशतगर्द हैं उनको सामने लेकर आया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर जो है हम इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटी को सर उठाते हुए देख रहे हैं,
पहले भी हम बहुत ज़्यादा जाने दे चुके हैं, माली नुकसान हो चुका है, और एक बार फिर हमने अफगानिस्तान को जो है कहा है, बावर कराया, बल्कि सख्त सिफारती तंबी की है कि अफगानिस्तान कार्रवाई करे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए उनकी सरजमीन। देखिए, बात यह है कि ये पिछले एक साल से ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये टेररिस्ट अटैक शुरू हो गए हैं, और आपके सामने हमारी मुसल्लह अफवाज दिन रात चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर की क़यादत में दुश्मनों के ये जैशों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मारे भी हैं, पकड़े भी हैं, फिर हमारी अपनी शहादतें हुई हैं, सिविल फोर्सेज शहीद हुए हैं, सिविलियन जिन्हें भी आप उन्हें बनू में देख लें किस तरीके से हमारे 8 फौजी शहीद हुए, और उनको हालांकि उनको बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया गया, बल्कि फिर कॉर्डन करके साढ़े 10 के दशकों को मार दिया। फिर ये आपने दी खान में देखा किस तरह एक रूरल हेल्थ सेंटर पर जहाँ नर्सें बच्चे वो थे, वहाँ पर उन्होंने आकर अटैक किए, जो कि इनको सब उस इलाके के लोगों को जो मेडिकल सपोर्ट देते थे उनको फिर आगे से फौज ने आकर उनको मारा। तो ये बड़ा ही खतरनाक हाल सिचुएशन हो रही है, और इसके लिए मेरे ख्याल में पूरी कौम को इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है। कि अभी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी के पीके की जो है, आप देख लें पीटीए की बात कर लें तो उसके मौलाना फजल रहमान का ग्रुप है, एएनपी है, देर और पीटीएम है, सब खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि ये ऑपरेशन से पहले ही हो रहे हैं अगेंस्ट का काम। ये कैपेसिटी बढ़ाने वाली बात है कि अगर उनको और टेक्नोलॉजी देंगे, पूरी कौम की सपोर्ट होगी, उसमें हुकूमत होगी, अवाम होगी, फौज होगी, मिल के ऑपरेशन करेंगे और उसको कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफगान तालिबान की है कि वो अपनी सरजमीन को नहीं रोक रहे, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम अपनी सरजमीन किसी की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं कर देंगे, लेकिन वो 2 कमिटमेंट ये पूरी नहीं कर। अच्छा हारिस साहब, अभी रवा माह के शुरू में हमने देखा था कि दोहा में एक मीटिंग हुई थी, पाकिस्तानी आला हुकाम मौजूद थे और अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत, और वहाँ पर इस तरह के जस्टिस नज़र तो आ रहा था कि इन जो वाक़यात हो रहे हैं, जो कशीदगी हो रही है, उसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दों के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है वो भी जारी। कोई रिटेलिएशन नज़र आ रही है आपको इसमें? देखें, बात ये कि वहाँ पर बात हुई थी, इन्होंने कमिटमेंट की थी, बट आई थिंक बेसिकली ये जो अफगान तालिबान, नॉट टॉकिंग अबाउट पश्तून, अफगान तालिबान द थैंकलेस, ये अभी भी समझ रहे हैं कि वहाँ पर बैठे हुए ये लड़ाई वो जो अपनी लड़ाई कर रहे हैं दुश्मनों के खिलाफ, वही इसी तरह चल रहे हैं, वही इनका तौर तरीका है, वही सारी। अभी आप यूनाइटेड नेशन की आपने रिपोर्ट देखी है, उसमें जो है कि ये तमाम एपी सेंटर जो है ना अभी इस वक्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो काबिल है, सारी वहाँ पर जो अलकायदा उनको सबको ट्रेन करे, BLF को, BNA को, TTP को, खरसान ग्रुप को, और फिर उनकी इंडियन एम्बेसी जो है वो बेसिकली से जहाँ पर सब आ रहे हैं रॉ के लोग, और वो उनको ट्रेन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, और उनको चला रहे हैं, मनी फंडिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अफगान तालिबान को सोचना चाहिए कि व्हाट ऑल पाकिस्तान डन फॉर देम। हम लॉजिस्टिक्स इनको देते हैं, इनको चीनी, आटा, गंदम, फर्टिलाइजर और हर चीज उनको देते हैं, और हम इसे एक ही डिमांड करते हैं कि अपने साथ रेंज वाली होंगे, लेकिन ये नहीं है। तो हर दफा कहते हैं नहीं हमारी साथ जमीन का नहीं है। अब आपके सामने मुल्क का कमांडर नसरुल्लाह पकड़ा गया, उसने खुद कहा कि जी वहाँ पर सब रह रहे हैं, TTP वहाँ पर है, हुनार में है, पतिया में है, और इसी तरह फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, आप एक ही हाल है कि पाकिस्तान इनकी लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करे, इनको जो कुछ हम देते हैं फालतू चीजें बंद की जाए, और फिर इनके खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन करें, जहाँ जहाँ BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड ग्रुप। अच्छा, वैसे लग क्या रहा है आपको, पाकिस्तानी हुकाम के सबूत देने के बावजूद जो है वो जो अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो उस तरह से इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है? क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या वो उनकी नीयत नहीं है करने की? क्या नजर आ रहा है आपको? देखें, इनकी कैपेसिटी भी है, कर भी सकते हैं, लेकिन ये आइडियोलॉजी इनकी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक है, चाहे वो अलकायदा हो या ये TTP हो या BLA हो, BLF हो, जिसकी वजह से ये वहाँ पर खामोश वक्त बैठे हुए हैं। अदरवाइज ये चाहें तो किसी हालत में भी ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से निकल भी जाएंगी। ये उनके खिलाफ उनको बेसिकली ऑपरेशन करने चाहिए, क्योंकि आपने कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। अब तो वहाँ पर तमाम घुसे हुए वहाँ पर। और इसके साथ देखें, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अमेरिकन इनको अभी फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी, हर महीने इनको $1 मिलियन देते हैं। चाइनीज वहाँ पर जो अपना काम कर रहे हैं, माइनिंग में कॉपर निकालें, चीजें निकालें, वहाँ $1 मिलियन इनको हर महीने देते हैं।
जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान की परवाह नहीं है और इनकी किसी की भी परवाह लेकिन नहीं स्टेटमेंट तो देते रहते हैं, जैसे पेंटागन की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था ये जो बन्नू में अटैक हुआ था। लेकिन शादिया बात यह है कि ये स्टेटमेंट आर जस्ट लिप सर्विस। व्हाई डिड दे लीव वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड व्हेन दे वर लीविंग, और नाइट विंग डिवाइसेस, सारे वो वेपन अब अफगान तालिबान, उसके बाद BLA, BLF, TTP खालिस्तान को इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में जितने दहशतगर्द लोग मारे जाते हैं 50% ये वेपन होते हैं। दैट मीन्स कि सारा कुछ वहाँ से हो रहा है। अमेरिकन क्यों छोड़ के गए, वो अफगान तालिबान के सपोर्ट क्यों नहीं करके गए? फिर सेकेंडली कि दे डोंट वांट अफगानिस्तान शुड बी पीसफुल। अगर अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ चाहेंगे बलोचिस्तान सीखता है तो फिर ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा, दुनिया की मार्केट अफ्रीकन, मिडल ईस्ट, यूरोप सारा के लिए खुल जाएगा, चाइना के लिए खुल जाएगा। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी तरक्की ना करे, क्योंकि अब इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं, लड़ाका फौज है, जो सिचुएशन बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे सीखा से, तो फिर आप अपने पैसे में मुल्क को बता नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपको नहीं करने दे रहे हैं। अदरवाइज अगर अमेरिका चाहे और उसके बाद ये जहाँ पर उनका पैसा बंद कर देखने कैसे आते हैं ये ठीक हो जाएंगे। उधर ऊपर से रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, इनको सबको मिलकर से कुछ करना चाहिए। सबकी इकोनॉमी जो है वो इसकी वजह से रुकती हुई है अफगानिस्तान की हो रही है। तो दीज आर द इश्यूज। ठीक है हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन आप दोनों ने भी वक्त दिया, आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यकीनन आज हमने दो टॉपिक पे बात की, एक तो क्लाइमेट चेंज जो इसका चैलेंज था, दूसरा दहशतगर्दी जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसे पाकिस्तान बहुत अरसे से जो नंबर आजमा भी है, और यकीनन दहशतगर्दों को जवाब दिया। ये जो 10 दहशतगर्द थे जिन्होंने अटैक किया बन्नू कैंट पर, उनको जहन्नुम वासिल भी किया गया। और जिस तरह हमारी फ़ौज बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करती है, फ़ौज का काम है लड़ना, हुकूमत सिविल हुकूमत का काम है कि इस तरह के ऑपरेशंस करना, सिफारती ताल्लुकात बहाल करना, जो कि हमारी हुकूमत हर लेवल पर जाकर कर रही है। ये समझना चाहिए अफ़गानिस्तान को भी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो दरमियान ताल्लुकात हैं उनका मुस्तहकम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इलाक़ाई अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ित्ते में अमन उस वक्त आएगा जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।